सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी। जैसे कि थंबनेल में दिख रहा होगा, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक लेवल सर्कुलर रोड है, एक सर्कुलर टर्निंग है, उस टर्निंग पे कार मेरी किस तरीके से टर्न करेगी उसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद समझेंगे कि क्या क्या फोर्सेज उसमें काम करते हैं। दूसरा, हम लास्ट में ये जानेंगे कि अगर मुझे एक सर्कुलर ट्रैक में कार को टर्न करना है तो मैं कितना मैक्सिमम स्पीड रख सकता हूं, मतलब किस स्पीड के साथ में टर्न कर सकता हूं। आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्ट्रेट ट्रैक पे चलते हो तो अपनी कार को या व्हीकल को काफी तेज स्पीड पे चला सकते हो, लेकिन जैसे ही एक टर्निंग आती है तो हमको इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, या अकॉर्डिंग टू द टर्न मेरे को उसकी स्पीड को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि मैं बिना स्किड किए, बिना फिसले इजिली टर्न कर सकूं। तो ये जो पूरा वीडियो लेक्चर होगा ये उसी के ऊपर होगा। ये डिजाइन ऑफ रोड में बहुत ज्यादा काम आता है। ये फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, आगे चल के अगर कभी आप सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में रोड डिजाइन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि रोड टर्न करते टाइम, ये टर्निंग बनाते टाइम हमें किन किन चीजों को दिमाग में रखना है। ठीक, तो उसके पहले एक चीज जानते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है उसको समझते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मेरे पास कोई चीज सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, अगर मेरे पास कोई चीज सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है तो सीधी सी बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसके पास एक नॉर्मल वेलोसिटी होती है जो कि सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। मतलब क्या हो रहा है, सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में बॉडी बाहर जाना चाहता है, लेकिन कोई एक फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींच के रखता है, जिस फोर्स की वजह से क्या होता है, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है और ये सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल घूमता रहता है। हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है, पहले की कुछ वीडियो में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से। मतलब क्या होता है, ये जो बॉडी है जिसके पास मास m है और इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है जो कि कंटिन्यूअसली इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है और वो बॉडी के इस वेलोसिटी वेक्टर को बार बार चेंज करता है और ये क्या होता है, सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल घूमता होता है। ठीक, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है। ये फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, फिर बनता है a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू का r, और एक और बनता है हमारे पास a इज इक्वल्स टू v ओमेगा। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हैं। अगर एक्सेलरेशन है, मतलब अगर यहां देखूं, ये मेरे पास मास है और इस बॉडी मास को मैं नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूं, इसका मतलब मास को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, मतलब एक कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसा बन जाएगा मेरे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। तो अगर मैं इस हिसाब से फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास F इज इक्वल्स टू m इंटू a, और a के लिए क्या यूज कर सकता हूं, v स्क्वायर बाय r। तो क्या बन जाएगा मेरे पास mv स्क्वायर अपॉन का r। एक फॉर्मूला बना मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, दूसरा फॉर्मूला बन सकता है F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू का r। और तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है मेरे पास, तीसरा फॉर्मूला बन सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, v इनटू का ओमेगा। तो अब ये क्लियर होगा आप लोगों को कि अगर किसी बॉडी को एक सर्कुलर ट्रैक में रहना है, एक कर्व में रहना है, तो उसके ऊपर क्या चाहिए, उसके ऊपर एक फोर्स चाहिए, जो फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ रहेगा और जब तक वो फोर्स काम करता रहेगा बॉडी मेरी सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल घूमती रहेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो गया है तब क्या होगा, तब बॉडी मेरी स्ट्रेट लाइन में उसकी जो नेचुरल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मूव आउट कर जाएगी। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करूं तो क्या है, तो बोल सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स दैट कीप अ बॉडी to move in a circular track and the direction of centripetal force is always towards the center of the circle। मतलब ये जो centripetal force है एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए जरूरी होता है। और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा।
चलिए अब बात करते हैं अपन मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड। लेवल सर्कुलर रोड का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट ट्रैक है, मतलब स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट में एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें मुझे कार को टर्न करना है, तो वो टर्निंग किस तरीके से होगा। लेवल सरफेस है, मेरे पास एक ही लेवल पे है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में मेरे को कार को टर्न करना है, तो कार किस तरीके से टर्न होगा उसकी बात करते हैं अपन। ठीक, तो कैसा होगा ये समझ लेते हैं अपन कि मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, तो हमने क्या किया, सर्कुलर ट्रैक क्रिएट कर दिया। ठीक, ये हमने क्या किया, एक सर्कुलर ट्रैक क्रिएट कर दिया है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे कार जाएगी, तो मान लेते हैं कि पहले क्या हो रहा है, पहले ये स्ट्रेट ट्रैक से आ रहा है और स्ट्रेट ट्रैक में आने के बाद अब सर्कुलर ट्रैक में टर्न करेगा। सर्कुलर ट्रैक में टर्न करेगा तो सीधी सी बात है कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कार इमेजिन कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये कार हो गई, ये कार चल रही हमारी, और ये कार क्या होगी, इधर पे टर्न करेगी। जब ये अभी क्या हो रहा है, अभी मैं इस कार को एनालिसिस करूं तो मैं देखता हूं कि ये मेरे पास कार की बॉडी है, और ये कार की बॉडी में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है। वेट कितना है इसका, mg के बराबर है। इस वेट को कौन संभाला हुआ है, इस वेट को एक रिएक्शन संभाला हुआ है। वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन है मेरे पास r। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वेट को पूरा पूरा ये रिएक्शन संभाला हुआ है, तो इसमें कोई भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, बॉडी ऊपर नीचे नहीं खिसक रही है, बल्कि इसमें एक एक्सेलरेशन या एक फोर्स आगे की तरफ काम कर रहा है। वो फोर्स क्या है, वो फोर्स मेरा आगे की तरफ मूव कर रहा है, और इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, कार मेरी आगे की तरफ जा रही है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करता हूं, तब मैं देखूंगा ये कार मेरा सीधा सीधा आगे की तरफ मूव कर जाएगी। अगर मेरे को इसको यहां से टर्न कराना है, इस टर्निंग एक सर्कुलर ट्रैक पे मेरे को मूव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने देखा अगर मेरे को सर्कुलर ट्रैक पे कार को मूव कराना है तो मेरे को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के मैं कार को मूव नहीं करा सकता। तो जैसे मैं यहां पे आता हूं तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा टर्न करते हैं। हमने क्या किया, अपनी कार के स्टीयरिंग को थोड़ा सा टर्न किया। जैसे हमने टर्न किया तो क्या होगा, इसके व्हील्स का जो बेस है वो एक तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, टिल्ट होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही टिल्ट होगा तो क्या होगा, उसको एक एक्सेसिव फ्रिक्शन मिलेगा, एक ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, और वो ज्यादा फ्रिक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसका डायरेक्शन कहां होगा, सर्कल की तरफ, और उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और जब तक मेरे को कार को सर्कुलर ट्रैक में रखना है, मेरे को स्टीयरिंग को टर्न करके ही रखना है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे को मिलता रहे, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बनता रहेगा, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कार मेरी टर्न हो जाएगी। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको चलो हम दिखाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैपिटल F से दिखाते हैं, और कैपिटल F कितना होता है, कैपिटल F मेरा mv²/r के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे हम क्या दिख रहे हैं कि अगर मेरे को एक बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जिसकी वजह से कार मेरा टर्न कर जाए बिना स्किड हुए, तो सीधी सी बात है कि जो मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सीधी सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स के या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। मेरे को एक मिनिमम फोर्स की जरूरत है इसको टर्न करने के लिए। वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है मेरा mv²/r, जिसको मैं क्या बोलता हूं, जिसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता हूं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे, बॉडी की वेलोसिटीज पे, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस क्या है, ये r क्या है, इसका रेडियस। तो अभी जो मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए मेरे को, वो सीधी सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए या फिर कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब मैं कार को मूव कराते जाऊंगा, मैं टर्न करूंगा, मेरे को बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा, और मेरी कार स्किड करेगी, और स्किड करके आगे की तरफ निकल जाएगी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एक सर्कुलर ट्रैक आता है, आपका अगर कभी मान लो थोड़ा सा भी ध्यान डाइवर्ट हुआ या आप कंफ्यूज हो गए और सही आपने टर्न नहीं किया, तो गाड़ी स्किड करके आगे की तरफ निकल जाती है, ये कार आगे की तरफ एक्सीडेंट हो जाएगी। तो हमको इतना मिनिमम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा फ्रिक्शनल मिले या फिर उतना बराबर मिलना चाहिए। ठीक, या इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या बनता है, फ्रिक्शनल फोर्स बनता है मेरे पास म्यू इनटू का r, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। म्यू क्या है, म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और r क्या है, जो इसमें म्यू क्या है, म्यू है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और r क्या है, r मेरा बॉडी का रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन फोर्स मेरा ऊपर की तरफ काम कर रहा है,
और ये रिएक्शन फोर्स कितना होगा, ये रिएक्शन फोर्स हमेशा वेट के बराबर होता है और वो कितना होता है मेरा mg के बराबर। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू इनटू का mg बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो चीज देखी, एक मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है mv² अपॉन r और एक मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा है वो क्या बन रहा है म्यू इनटू का mg बन रहा है। ठीक, अभी मैंने बोला कि ये जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा है जो कि कार के स्टीयरिंग से टर्न करने के कारण मिल रहा है मेरे को, ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स से या तो ज्यादा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि ये जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, ये भी लिख सकता हूं। दोनों का मतलब बात बराबर ही है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से देखता हूं कि फोर्स ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा मेरे पास mv² अपॉन का r और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन जाएगा मेरे पास म्यू mg। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं तो मैं पाऊंगा कि मैं इसको m से n कैंसिल कर देता हूं, r को उधर भेज देता हूं। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास v² इज इक्वल्स टू म्यू rg। ठीक, और ये क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए। और यहां से अगर मैं स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूं तो क्या बन जाएगा, v इज स्मॉलर देन और इक्वल टू देन अंडर रूट ऑफ म्यू rg। तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। मतलब जो मेरी टॉप स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होगी, अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं कि मैक्सिमम स्पीड मेरी कितनी होनी चाहिए अगर मेरे को एक सर्कुलर ट्रैक पे चलना है तो उस कंडीशन पे मेरी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी मेरी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg के बराबर। ठीक, अब ये म्यू rg को थोड़ा सा एनालिसिस करके समझते हैं कि म्यू rg क्या होगा, इसकी बात करते हैं। म्यू क्या है मेरे पास, म्यू है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो रोड है मेरा, ये जो रोड है और कार है, इस रोड के सरफेस और कार के टायर के बीच में क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है वो क्या है मेरे पास म्यू है। दूसरा क्या है मेरे पास r क्या है मेरे पास, r है मेरे पास रेडियस। रेडियस जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा हम रख सकते हैं। जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वेलोसिटी भी उतना ज्यादा रखते हैं। रफनेस जितनी ज्यादा होगी स्किडिंग उतनी कम होगी, स्किड होने के चांसेस उतनी कम होंगे, तो मैं ज्यादा स्पीड में भी कार को टर्न कर सकता हूँ। तीसरी चीज है मेरे पास ग्रेविटी का तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी हर जगह अभी बराबर समान के चल रहा हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है v इज लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v rg। तो अब हम देखते हैं कि इस स्पीड से ज्यादा अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं इस स्पीड से ज्यादा कार को चलाता हूं तो कार मेरी स्किड हो जाएगी, फिसल जाएगी। तो अब क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम प्लेन रोड पे चलते हैं तो कार मेरी काफी तेज स्पीड से चला सकते हैं, लेकिन जब हम टर्निंग पे आते हैं तो हमें कार की स्पीड को स्लो करना पड़ता है। कितना स्लो करना पड़ता है, इतना स्लो करना पड़ता है। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है और हम कार को स्लो कर देते हैं और टर्न करता है। लेकिन क्या होता है, अगर मेरे को कार की स्पीड को मेंटेन करना है या मुझे इस वेलोसिटी को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, तो हमें करना ये रहता है कि जो सर्कुलर ट्रैक है उस सर्कुलर ट्रैक को हम एक तरफ से उठाना स्टार्ट कर देते हैं, एक तरफ से टिल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही टिल्ट करते हैं तो क्या होता है, मेरे को एक थोड़ा सा एक्सेसिव रिएक्शन मिलता है, रिएक्शन का थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, कार की स्किड होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। मेरे को करना क्या है, मेरे को इस वेलोसिटी को बढ़ाना है। तो इसको ऐसे समझते हैं अपन कि जैसे मेरे पास ये सर्कुलर ट्रैक है, ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और इसको मैं काट के देखता हूँ। जब मैं इसको काट के देखता हूँ क्या दिख रहा है मेरे को, ये लेवल रोड दिख रहा है, लेवल रोड दिख रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इस रोड को एक तरफ से उठाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, रोड को एक तरफ से उठाना स्टार्ट कर दिया, कुछ एंगल से उठा देते हैं। और ये जो मैं रोड को जैसे ही उठाता हूं तब क्या होगा, तब मेरे को थोड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा मिलने लगता है और जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज्यादा बनने लगता है, तो मेरे स्किड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप किसी सर्कुलर ट्रैक पे टर्न करने की कोशिश करते हो तो आप देखते हो कि रोड एक तरफ से उठी हुई है, रोड एक तरफ से थोड़ा सा उठी हुई होती है और एक तरफ से थोड़ा स्लोप मेंटेन करती है।
या आप लोगों ने जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, रेसिंग ट्रैक्स में देखे होंगे कि कार एक तरफ से उठी हुई होती है और वो मूव कर रही होती है। तो ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी रोड को एक तरफ से उठा देते हैं, थोड़ा सा उसमें टिल्ट क्रिएट कर देते हैं, एक एंगल के साथ राइज क्रिएट कर देते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब ये कि सर्कुलर ट्रैक पे मैं रोड को एक तरफ से उठा देता हूं, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो अब क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड से ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है, जो मेरी मैक्सिमम स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें हम एंगल ऑफ रिपोज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल ऑफ रिपोज का इस्तेमाल किया, इसको थोड़ा सा उठा दिया है। और एंगल ऑफ रिपोज का इस्तेमाल करके हम जानेंगे कि इसकी वेलोसिटी को मैं कितना ज्यादा बढ़ा सकता हूं। तो इस पूरे डेरिवेशन को नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद जो अगला वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इसी सर्कुलर ट्रैक को लेवल ना करके बल्कि बैंक कर देंगे, एक तरफ से उठा देंगे, और उठाने के बाद मेरी मैक्सिमम स्पीड क्या बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे डेरिवेशन को नोट डाउन करो। आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।